बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 60 मुलाहिज़ा फरमाएं। पर्सी के एक शागिर्द से मालूम हुआ है, मास्टर ने मेरी बात काटते हुए कहा, उसका एक कज़न स्पेशल फोर्स में है, उसने सब कुछ उसी से मालूम किया है और वहाँ हिफाजती इंतजामात। मैंने पूछा, वहाँ 4 आदमी हैं। मास्टर ने जवाब दिया, वो चारों मुस्तकिल उसी बंगले पर ड्यूटी देते हैं। आज एक 5वां आदमी भी वहाँ मौजूद है जो पाथम से पूछगछ कर रहा है। यह स्पेशल पुलिस के इंटेरोगेशन सेल का एक इंस्पेक्टर है जिसे नहायत सफाक जालिम समझा जाता है। इसका मतलब है कि पाथम की जिंदगी को खतरा हो सकता है। मैंने कहा, ऐसे लोगों को मारा नहीं जाता। मास्टर ने बताया, पूछगछ के दौरान में उन पर तशद्दुद तो किया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उन्हें कोई ज़ाहिरी चोट ना लगे और वो अपनी जबान भी बंद ना करे। वो चंद में खामोश रहा, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मैंने वो बंगला देख लिया और मेरा इरादा है कि आज ही रात उस बंगले पर रेड कर दिया जाए। नहीं मास्टर, मैंने कहा, अब आप इस मामले में मुलव्वस नहीं होंगे। अगर रेड के दौरान में कोई गड़बड़ हो गई तो आप नजरों में आ जाएंगे। इस तरह गड़बड़ हो जाएगी और बात बराए रास्त महाराज पर आएगी। तो फिर क्या कहना चाहते हो? मास्टर ने चुभती हुई नजरों से मुझे देखा। आप वो बंगला मुझे दिखा दे और खुद इस मामले से अलग रहें। मैंने कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो ये कार्रवाई मुझे करने दे मास्टर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकेगा कि इस कार्रवाई के पीछे हाथ किसका है। मास्टर चलने में कुछ सोचता रहा, फिर एक झटके से उठ गया। चलो अभी मेरे साथ चलो। हम दोनों बाहर आ गए जहां मास्टर हुजन की गाड़ी खड़ी थी और पिछली सीट पर 2 गन मैन बैठे हुए थे। मास्टर ने स्टीयरिंग सीट संभाल ली और मैं उसके साथ पैसेंजर सीट पर बैठ गया। गाड़ी मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई शहर के मशरकी नवाब में एक किंग एम्फो सब डिस्ट्रिक्ट के इलाके में आ गई। ये 100% रिहायशी इलाका था। तमाम कहीं कहीं दुकानें मौजूद थी। ऊंची नीची सड़कें काफी कुशादा थी। सड़कों के दोनों तरफ बंगले थे। एक मार्केट के करीब से गुजरते हुए मास्टर ने कार बाईं तरफ एक सड़क पर घुमा ली और तकरीबन 200 गज आगे जाकर उसने कार बाईं तरफ ही एक कुशादा गली में मोड़ी। उसके साथ ही अंदर की बत्ती भी बुझा दी और कार की रफ्तार कम कर दी। गली के दोनों तरफ कुशादा बंगले थे, लेकिन बंगलों के दरमियान छोटे छोटे टीलों की वजह से बहुत सी जगह छुटी हुई थी। उन सरसब्ज टीलों पर फूलों के पौधे थे और गालबन उस इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए ऐसी जगह दानिस्ता छोड़ी गई थी। उनकी वजह से बंगलों के दरमियान भी फासला हायल हो गया था। अभी 8 ही बजे थे। गली में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी। बाद बंगलों के सामने गाड़ियां भी खड़ी थी। मास्टर हुसैन ने कार की रफ्तार बहुत कम कर रखी थी। यह है वो बंगला। उसने सर से बाईं तरफ इशारा किया। इस बंगले के दोनों तरफ सरसब्ज टीले थे। बंगले की इमारत गेट से तकरीबन 50 गज पीछे हटकर थी, लेकिन गेट के अंदर की तरफ बिल्कुल सामने एक कमरा भी नजर आ रहा था। वो गालबन चौकीदार का कमरा था, जिसे दूसरे अल्फाज में गार्ड रूम भी कहा जा सकता था। पिछली तरफ से भी बंगले की दीवार एक ऊंचे टीले से मिली हुई थी। मैं उस बंगले की तरफ देखता रहा और कार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती रही। तकरीबन 20 गज आगे कार्नर पर एक बंगला था। फिर यह गली दूसरी गली से मिल जाती थी। दोनों गलियों की इत्तिसाल से यहाँ अंग्रेजी के हर्फ टी की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मास्टर हुसैन ने कार बाईं तरफ मोड़ी और चक्कर काटते हुए हम उस बंगले की पिछली तरफ वाली गली में निकल आए। इस तरफ भी बंगलों की सूरत हाल उसी तरह थी। दरमियान सरसब टीले और इन टीलों पर होते हुए बड़ी आसानी से मतलूबा बंगले तक पहुंचा जा सकता था। टीलों पर फूलों के पौधों के अलावा ऐसे दरख्त भी थे जिनकी शाखें तराश दी गई थी। किसी दरख्त को छतरी की शक्ल दे दी गई थी और कोई गेंद की तरह बिल्कुल गोल कटा हुआ था, लेकिन किसी भी दरख्त की बुलंदी 5-6 फुट से ज्यादा नहीं थी। हम एक तवील चक्कर काटते हुए लीजा के बंगले पर वापस आ गए। क्या प्रोग्राम है? तुम्हारे ज़हन में क्या मंसूबा है? मास्टर ने अंदर आने के बाद पूछा। उस इलाके को देखकर अंदाजा होता है कि वहाँ दौलतमंदों की रिहाइश है और वहाँ रात को जल्दी ही सन्नाटा छा जाता होगा। मुझे जो कुछ भी करना है रात 12 और 1 बजे के दरमियान करूंगा, मैंने कहा, और उस बंगले की लोकेशन को देखकर मैंने जो मंसूबा बनाया था उसके बारे में आगाह करने लगा। क्या यह खतरनाक नहीं होगा? मास्टर ने कहा, वहाँ कम से कम 5 आदमी होंगे और तुम सिर्फ 2। मेरा मतलब है सिर्फ तुम और प्रसाद। खतरे को नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा आदमियों के साथ ले जाने से गड़बड़ हो सकती है। मैंने कहा, वैसे जो मंसूबा मैंने बनाया उसमें नाकामी का अंदेशा सिर्फ 1% है। ओके, विश यू गुड लक। अपना ख्याल रखना, मास्टर ने कहा, और कुछ ही देर बाद वो रुखसत हो गया। उस रात हमने खाना जल्दी खाया। मैंने लीजा की कार लाइसेंस प्लेटें उतार दी और फिर हम हाल में बैठकर मंसूबे की जुजियात तय करने लगे। थाई जान क्योंकि इस मंसूबे में अहम किरदार अदा करना था, उन्हें मैंने सारी सिचुएशन समझा दी और इस हवाले से उन्हें मुख्तलिफ हदायत देने लगा। थाई वांग और जानकी को देखकर मैं ये सोचे बगैर ना रह सका कि ये बिजलियां जिस आशियाने पर गिरेंगी उसे चश्मे जदन में जलाकर राख कर डालेंगी। इनके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था, लेकिन इस वक्त तो वो दोनों वाकई क़यामत ढा रही थी। इन्होंने अपने आप को क़यामत बनाने में तमाम तर सलाहियतें सर्व कर दी थी। हम बरामदे में बैठे तो ड्यूटी देने वाले दोनों गनमैन उन्हें देखकर पलकें झपकना भूल गए। दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गई। मैं पैसेंजर सीट पर बैठ के और प्रसाद ने स्टीयरिंग संभाल लिया। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। मैं प्रसाद को रास्ता बताता रहा था। मास्टर हुसैन के साथ जाते हुए मैंने उन रास्तों का एक एक मोड़ ज़हन नशीन कर लिया था, इसलिए मुझे रास्ते की निशानदेही करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी।
मैंने कार बंगलों वाली सड़क के टी वाले मोड़ पर रोकी और हाथ के इशारे से थाई और जानकी को उस बंगले के बारे में बताने लगा। उसके साथ ही मैंने एक बार फिर वो हदायत दी जिनके मुताबिक उन्हें काम करना था। उन दोनों को वहां उतार कर हम कार आगे ले गए और पिछली सड़क पर जाकर कार सड़क के किनारे पर रोक दी और हम दोनों नीचे उतर आए। हम चलने में वहां खड़े इधर उधर देखते रहे, फिर टीले पर चढ़कर उस बंगले की पुष्ट की तरफ बढ़ने लगे जो हमारा हदफ था। आधी रात के वक्त इस इलाके में सन्नाटा था और हमारे देख लिए जाने की तवक्को नहीं थी, लेकिन हम एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहते थे। टीले पर कटी तरछी हुई शाखों वाले दरख्तों की बहुतात थी जिनसे बचकर हम आगे बढ़ते रहे। प्रसाद ने पिस्तौल निकाल लिया। मेरे पास भी अगरचे पिस्तौल मौजूद था, लेकिन इस वक्त मैंने खंजर को तरजीह दी। हम मुहतात अंदाज में चलते हुए बंगले की अकबी दीवार के करीब रुक गए। मैंने जरा सा ऊपर होकर दीवार के दूसरी तरफ देखा। बंगले के किसी अकबी कमरे की खिड़की में रोशनी नजर आ रही थी। बंगले के सामने के रुख पर भी कोई बल्ब जल रहा था जिसकी मदम सी रोशनी दाईं तरफ पाम के दरख्तों तक भी पहुंच रही थी। मैंने थाई और जानकी को 15 मिनट का वक्त दिया था। उनका सिग्नल मिलने के बाद ही हम अगला कदम उठाते। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। एक एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस होने लगा। यह भी अंदेशा अपन जगह बहरहाल मौजूद था कि अगर उन लोगों को जानकी और थाई पर किसी किस्म का शुबा हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। 15 मिनट गुजर गए। थाई या जानकी की तरफ से सिग्नल नहीं मिला। अब गुजरने वाले हर लम्हे के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 5 मिनट और गुजर गए। मेरे ख्याल में मजीद इंतजार खतरनाक साबित हो सकता था। मैंने प्रसाद को इशारा किया और बड़ी आहिस्तगी से दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। नीचे कच्ची जमीन थी। मेरे नीचे गिरने से हल्की सी आवाज पैदा हुई और ये आवाज अंदर वालों को शुबहात में मुबतला कर सकती थी। मैंने एक लम्हा तवक्कुफ किया और फिर पाम के दरख्तों की आड़ लेता हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा और मिलाकर एक दरख्त के पीछे रुक गया। उसी लम्हे दब की हल्की सी आवाज सुनाई दी। प्रसाद भी दीवार से कूद चुका था। मैं एक बार फिर आगे बढ़ने लगा, फिर दरख्तों की आड़ से निकलकर इमारत की दीवार के करीब पहुंच गया। उस तरफ पहलू के कमरों की खिड़कियां थी, मगर हर खिड़की तारीक थी। मैं दीवार के साथ चिपक कर आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगा। दूसरे सिरे पर रुक कर दूसरी तरफ झांकने लगा। गेट और उसके साथ वाकई गार्ड रूम यहाँ से साफ नजर आ रहा था। गार्ड रूम में बत्ती जल रही थी। दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन कमरा खाली था। किसी की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मेरी परेशानियां बढ़ गई। तकरीबन 25 मिनट हो चुके थे। मैं मोड़ घूमकर आगे बढ़ गया। दाईं तरफ तकरीबन 10 गज के फासले पर बहुत बड़ा बरामदा था। वहां 2 बड़े बड़े सतून थे जिन्होंने बरामदे की छत को सहारा दे रखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता बरामदे की तरफ बढ़ने लगा। बरामदे का फर्श तकरीबन 2 फुट ऊंचा था। किनारे पर गमले रखे हुए थे और सतूनों पर भी बेलें लिपटी हुई थी। मैं बरामदे पर चढ़कर सतून की आड़ में खड़ा हो गया और बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसके साथ ही एक खिड़की भी थी। अंदर अगरचे रोशनी थी, मगर खिड़की में लगे हुए टेंटेड ग्लास की वजह से अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गार्ड रूम के अंदर और कंपाउंड में किसी की मौजूदगी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे, जिसका मतलब था कि जानकी वगैरह भी अंदर थी या उन्हें अंदर ले जाया जा चुका था और उन्हें सिग्नल देने का मौका नहीं मिल सका था। मैं आगे बढ़ने का इरादा ही कर रहा था कि एक गमला मेरे पैर से टकराकर नीचे गिरकर टूट गया। गमला टूटने की आवाज सन्नाटे में दूर तक फैल गई। मैं सतून के साथ चिपक कर खड़ा हो गया और मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक चंद सेकंड बाद बरामदे वाला दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा। दरवाजा खुलने से बरामदे में भी कुछ हिस्से पर रोशनी फैल गई थी। मैं अपने आप को उस शख्स की नजरों से महफूज रखने के लिए अपनी जगह से मामूली सी हरकत की तो मेरा पैर एक और गमले से टकरा गया। वो गमला गिरा तो नहीं, अलबत्ता अपनी जगह से हिल कर रह गया। वो शख्स बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा और सतून के करीब से गुजर कर इधर उधर देखने लगा। यही मौका था जब मैंने बड़ी फुर्ती से अपनी जगह से हरकत की। आहट पाकर वो शख्स भी मुड़ना चाहता था, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। मैंने एक हाथ से उसका मुंह दबा लिया और दूसरे हाथ में पकड़े हुए खंजर की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। कोई हरकत की तो गर्दन काट दूंगा। मैंने हल्के से सांप की सी फुनकार निकली। मैं उसका मुंह दबाए खंजर की जद पर रखे उसे बरामदे से उतार कर नीचे ले आया और दीवार की आड़ में पहुंचकर उसकी गर्दन को जोरदार झटका दिया। इस तरह कोई आम आदमी भी किसी की गर्दन को जोरदार झटका दे तो गर्दन की हड्डी टूट जाती है, लेकिन मैंने जो झटका दिया था उसमें ताकत कम और टेक्निक ज्यादा इस्तेमाल हुई थी। खड़क की आवाज के साथ गर्दन की हड्डी टूट गई थी। वो शख्स मुर्गे बमिसल की तरह तड़पने लगा। मैंने बड़ी सख्ती से उसका मुंह दबाए रखा था कि कोई आवाज ना निकल सके। मैंने इसी पर इक्तफा नहीं किया, उसकी गर्दन को एक और झटका दिया। कड़क की एक और आवाज उभरी। वो शख्स मेरी बाहों में मचल रहा था। मिलाकर वो बेइसो हरकत होकर बाहों में झूल गया। मैं उसे घसीटकर मजीद आगे ले गया और दीवार के साथ डाल दिया और तेजी से कदम उठाता हुआ दोबारा बरामदे में आ गया। मैं चंद लम्हे सतून के पीछे खड़ा था। दरवाजा खुला होने की वजह से अब मुझे थाई या जानकी की दबी दबी हंसी की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ा और दरवाजे से अंदर झांकने लगा। अंदर का मंजर मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। वो 2 आदमी थे। एक ने जानकी को दबोच रखा था और दूसरे ने थाई को। वो दोनों माले गनीमत समझकर उन पर टूट पड़े थे। थाई और जानकी दबी दबी हंसी के साथ कुछ कहते हुए उन्हें काबू में करने की कोशिश कर रही थी। मैंने थाई और जानकी को 15 मिनट का वक्त दिया था, लेकिन यहाँ की सूरत हाल देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई
कि जिस मकसद के लिए उन्हें भेजा गया था उसके लिए 15 मिनट बहुत कम थे। मास्टर की इतला के मुताबिक यहाँ 5 आदमी होने चाहिए थे। एक मेरे हाथों मारा गया, 2 सामने हाल में थे। मैं इधर उधर देखने लगा। मुझे बाकी 2 के अलावा पाथम की भी तलाश थी। मुमकिन है वो किसी और कमरे में हो या कोई तय खाना हो जहाँ पाथम को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो। सामने देखते ही अचानक मैं चौंक गया। हाल के दूसरी तरफ बिल्कुल सामने वाली खिड़की का एक पट आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। मैं बड़ी गहरी नजरों से उस तरफ देख रहा था। खिड़की का पट 6-7 इंच के करीब खुल गया और उसके दूसरी तरफ प्रसाद का चेहरा देखकर मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। खिड़की का पट पूरी तरह खुल गया। प्रसाद अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर से चौखट पर चढ़ रहा था। मैं भी जरा आगे बढ़ गया। प्रसाद ने मुझे देख लिया था। उसके एक हाथ में पिस्तौल था। उसने मेरी तरफ देखते हुए बाएं हाथ का अंगूठा उठा दिया और मोहतात अंदाज में चलने लगा। वो दोनों आदमी थाई और जानकी में इस कदर मगन थे कि उन्हें ना तो अपने एक साथी की अदम मौजूदगी का एहसास हो सका और ना ही मेरी और प्रसाद की मौजूदगी का। खिड़की से उतरते हुए प्रसाद की नजरें उन दोनों पर थी। उसने एक पैर करीब पड़ी हुई कुर्सी पर रखा, लेकिन पैर ठीक तरह नहीं पड़ा। कुर्सी उलट गई। उसके साथ ही प्रसाद भी अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सका। वो भी कुर्सी के साथ ही नीचे गिरा। उसके मुंह से हल्की सी करा निकल गई। आवाज सुनकर वो दोनों आदमी चौंक गए। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा और फिर अपने अपने माले गनीमत को छोड़कर प्रसाद की तरफ लपके। उसके साथ ही मैंने अपनी जगह से हरकत की। मैं पूरी कुव्वत से अपनी जगह से उछला और हवा में उड़ता हुआ उनमें से एक आदमी के ऊपर जा गिरा और उसे अपने साथ लेते हुए कालीन पर गिर गया। इससे अचानक उस्ताद पर वो आदमी बुरी तरह बदहवास हो गया, लेकिन फौरन ही संभल कर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। छलांग लगाते हुए खंजर मेरे हाथ से छूट गया था, लेकिन मैंने उस शख्स की गर्दन गिरफ्त में ले ली। मेरा एक हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे था, दूसरा खोपड़ी पर। मैं उसकी गर्दन को जोर जोर से झटके देने लगा। वो मेरे दोनों हाथ पकड़े अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। मेरे जबड़े भिंच गए और मैं उसकी गर्दन मरोड़ने के लिए पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने लगा। इस खेल का एक ही उसूल होता है, हरीफ की जान ले लो या अपनी जान दे दो। दरमियान का कोई रास्ता नहीं होता। मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता था। हरीफ को बेजान करने की कोशिश कर रहा था और बिलाखिर अपने इस मकसद में कामयाब हो गया। एक और जोरदार झटका लगा, कड़क की आवाज उभरी और गर्दन की हड्डी टूट गई। इस वक्त मुझ पर जुनून सा तारी था। मैंने 1-2 झटके और दिए और उसे तड़पता छोड़कर उठ गया और लपक कर अपना खंजर उठा लिया। प्रसाद दूसरे आदमी के नीचे दबा हुआ था। मैं उस तरफ बढ़ा और फिर फायर की आवाज सुनकर रुक गया। प्रसाद के पिस्तौल की गोली ने उस आदमी के सीने में सुराख कर दिया था। प्रसाद उसे एक तरफ धकेल कर उठ गया। खून के कुछ छींटे प्रसाद की शर्ट पर भी पड़े थे। जानकी और थाई उठकर लिबास दुरुस्त करने लगी। मैं एक बार फिर इधर उधर देखते हुए पाथम और दूसरे 2 मुहावजों के बारे में सोच रहा था। जानकी शायद मेरी निगाहों का मतलब समझ गई। वो एक रायदारी की तरफ इशारा करते हुए चीखी, उधर उस तरफ एक कमरे में तय खाने का रास्ता है। पाथम वही है। मैं खंजर हाथ में लिए रायदारी की तरफ लपका। ठीक उसी लम्हे एक आदमी कमरे के दरवाजे से बाहर निकला। उसके एक हाथ में पिस्तौल था। उन लोगों ने शायद फायर की आवाज सुन ली थी। वो शख्स गालिबन सूरत-ए-हाल मालूम करने के लिए बाहर आया था। मुझे देखकर उसने सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगाने में देर नहीं लगाई और उसने एक लम्हा जाया किए बगैर फायर खोल दिया। मैं उसी वक्त नीचे बैठ गया, मगर एक लम्हे की भी ताखीर हो जाती तो उसकी चलाई हुई गोली मेरी जिंदगी का खात्मा कर सकती थी। उस शख्स ने मेरे पीछे प्रसाद को आते देख लिया था और दूसरी गोली चलाने का मौका उसे नहीं मिल सका। वो तेजी से मुड़कर कमरे में घुस गया। मैंने भी उसके पीछे ही छलांग लगा दी। मैंने दरवाजे में कदम रखा तो वो शख्स कमरे के आखिरी सिरे पर तय खाने की सीढ़ियां उतर रहा था। उसने पीछे मुड़कर पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाया, लेकिन उसे ट्रैगर दबाने का मौका नहीं मिल सका। खंजर मेरे हाथ से निकलकर परिंदे की तरह हवा में तैरता हुआ उस शख्स के हल्क में तराजू हो गया। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। वो सीढ़ियों पर गिरा और नीचे लुढ़कता चला गया। मैंने बड़ी फुर्ती से अपनी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। इसी दौरान में प्रसाद भी कमरे में दाखिल हो चुका था। वो दौड़ता हुआ मुझसे पहले तय खाने की सीढ़ियां उतरता चला गया। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। बहुत बड़ा तय खाना था, जिसे जदीद तरीन अकूबत खाना कहा जा सकता था। दीवारों पर ऐसे आलात टंगे हुए थे जो अजियत देने के लिए इस्तेमाल होते थे। अलमारियों में भी अजियत रसानी के जदीद तरीन आलात सजे हुए थे। 2 दीवारों में आईनी हुक लगे हुए थे, जिनके साथ आईनी जंजीरें भी मुंसलिक थी। छत पर भी कई जगहों पर इस किस्म के हुक नजर आ रहे थे। पाथम एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके हाथ कुर्सी के हत्थों पर और पैर कुर्सी के पायों से चर्मी बेल्टों की मदद से बंधे हुए थे। उसके सर पर चमड़े की एक अजीब किस्म की टोपी रखी हुई थी, जिससे उसकी कनपटियां और कान भी ढके हुए थे। उस टोपी के पिछले हिस्से में बिजली के 2 तार थे जो कुर्सी के एक हिस्से से जुड़े हुए थे। कुर्सी की पिछली तरफ से निकलने वाले एक तार दीवार के प्लग में लगा हुआ था। पाथम का सर एक तरफ ढुलका हुआ था। कुर्सी के करीब एक दराज कामत भारी भरकम आदमी खड़ा था। उसका एक हाथ दीवार के स्विच पर था। वो स्पेशल पुलिस का वो इंस्पेक्टर था जिसे पाथम से पूछगछ के लिए मुकर्रर किया गया था। मुझे समझने में देर न लगी कि पाथम को बिजली के झटके देकर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। हमें देखते ही इंस्पेक्टर ने दीवार पर लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया और करीबी मेज पर रखे हुए रिवाल्वर की तरफ लपका। कमरा पाथम की चीखों से गूंज रहा था। उसकी चीखें बड़ी खौफनाक थी। मेरा दिल दहल गया। उसके जिस्म को झटके लग रहे थे।
मैंने और प्रसाद ने बैक वक्त अपनी अपनी जगह से छलांग लगा दी। प्रसाद तो इंस्पेक्टर के ऊपर जा गिरा और मैंने कुर्सी के पीछे पहुंचकर न सिर्फ स्विच ऑफ कर दिया बल्कि प्लग भी निकाल दिया। पाथम के जिस्म को झटके लगना बंद हो गए, चीखें भी मालूम होती चली गई। उसका सर एक बार फिर सीने पर झुक गया। मैंने उसके सर पर से वो अजीबो गरीब चर्मी टोपी उतार दी। उसके अंदर आईनी प्लेटें लगी हुई थी। मैं वो टोपी एक तरफ फेंक कर उसके हाथ पैर खोलने लगा। पाथम, पाथम, होश में आओ पाथम, मेरी आवाज सुन रहे हो? मैं उसका गाल थपथपाते हुए बोला। पाथम ने सर उठाकर बड़ी मुश्किल से आंखें खोली, लेकिन दूसरे हीले में उसका सर फिर झुक गया। मैं उसे संभालने और होश में लाने की कोशिश करने लगा। प्रसाद इंस्पेक्टर से निपटने में मसरूफ था। वो इंस्पेक्टर किसी पहलवान की तरह खासा ताकतवर था। उसके बरक्स प्रसाद दुबला पतला था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फुर्तीला था। प्रसाद ने मेरे साथ रहते हुए लड़ाई के दाव पीच सीख लिए थे और वो अपने हरीफ के खिलाफ ये दाव पीच बहुत खूबी से इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन मैं समझ गया था कि वो इंस्पेक्टर उसके काबू में नहीं आएगा। मैंने पाथम को कुर्सी से उठाकर एक मेज पर लिटा दिया और इंस्पेक्टर की तवादे करने में प्रसाद की मदद करने लगा। इंस्पेक्टर भी इस बात को अच्छी तरह समझता था कि इस खेल में बीच का कोई रास्ता नहीं। वो मार दो या मर जाओ के असूल को समझता था, लेकिन उसकी पोजीशन बड़ी आकवर्ड यानी नाजुक थी। चंद मिनट बाद ही वो हमारी गिरफ्त में आ चुका था। हमने इंस्पेक्टर को उसी कुर्सी पर बिठाकर उसके हाथ पैर चर्मी फीतों से बांध दिए। उसने मुजाहमत तो बहुत की मगर कामयाब नहीं हो सका। मैंने उसके सर पर आईनी प्लेटों वाली चर्मी टोपी पहना दी और कुर्सी से मुंसलिक तार का प्लग दीवार के सॉकेट में लगा दिया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर बेपनाह खौफ उभर आया। तुमने तशद्दुद का ये बरकी हरबा बहुत से लोगों पर आजमाया होगा। ऐसे लोग तो जबान खोल देते हैं, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं होगा कि इंसानी जिस्म पर बरकी झटकों के क्या असरात मुरत्तब होते हैं। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आज तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि लोग इस तरह जबान खोलने पर मजबूर क्यों हो जाते हैं। मैंने स्विच ऑन कर दिया। कमरा इंस्पेक्टर की खौफनाक चीखों से गूंज उठा। मैंने स्विच ऑफ कर दिया। इंस्पेक्टर के चेहरे पर बेपनाह करब के आसार नमूदार हो गए। अब पता चला? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर चीखा। तुम जो कुछ कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। गुड। मैं मुस्कुरा दिया। एक बहुत मामूली से झटके से सारी बात तुम्हारी समझ में आ गई, लेकिन मैं तुमसे कोई काम नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अब तुम यहाँ आराम करो। मैंने प्रसाद की तरफ देखकर इशारा किया। उसने फर्श पर पड़ा हुआ अपना पिस्तौल उठा लिया और पाथम को कंधे पर लाद लिया। मैंने स्विच ऑन कर दिया और प्रसाद के पीछे सीढ़ियों की तरफ लपका। इंस्पेक्टर की खौफनाक चीखें तय खाने में गूंजने लगी। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैं रुक गया। वहां उस शख्स की लाश पड़ी थी जो मेरे खंजर का शिकार हुआ था। खंजर उसके हल्के में पैबूस था। शाहरग कट गई थी और खून अब भी सीढ़ियों पर फैल रहा था। मैंने खंजर को दस्ते से पकड़कर खींच लिया। खून आलूद ब्लेड उसके लिबास से साफ किया और तय खाने से बाहर आ गया। थाई और जान की अभी तक हाल में खड़ी थी। प्रसाद पाथम को कंधे पर लादे खड़ा था। फिर उसने पाथम को एक सोफे पर डाल दिया। तुम लोग यहीं रुको बास, मैं गाड़ी को गेट की तरफ ले आता हूँ। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। जो कुछ भी करना है जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। मैंने कहा। प्रसाद दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि पुलिस सायरन की आवाज सुनकर हम सभी उछल पड़े। इस बंगले से चीखों की आवाजें भी गूंजी थी और 2-3 फायर भी हुए थे और मेरा ख्याल था कि करीब के किसी बंगले में रहने वाले किसी शख्स ने यह आवाज सुनकर पुलिस को फोन कर दिया था। मैंने मुड़कर रायदारी की तरफ देखा। तय खाने से अब इंस्पेक्टर की चीखों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे यकीन था कि बिजली के झटकों ने न सिर्फ उसकी जबान खामोश कर दी थी बल्कि उसकी रगों में खून को भी जला डाला होगा। प्रसाद ने बड़ी फुर्ती से झुककर पाथम को कंधे पर लाद लिया। जल्दी करो बात, हम पिछली तरफ से ही जाएंगे। उसने कहा। उसने एक हाथ से पाथम को संभाल रखा था और दूसरे हाथ में पिस्तौल। हम दरवाजे से निकलकर बरामदे में आ गए। प्रसाद अब भी हमसे आगे था। उसके पीछे जानकी, थाई और आखिर में मैं था। मैंने अपना पिस्तौल थाई को दे दिया। हम बंगले के अगबी लान की तरफ दौड़ रहे थे। पुलिस सायरन की आवाज करीब आती जा रही थी, लेकिन फिर अचानक फायरिंग की आवाजें भी सुनाई देने लगी। सायरन की आवाज बंद हो गई, अलबत्ता फायरिंग की आवाजें बढ़ती गई। लगता था जैसे पुलिस किसी और पार्टी से भिड़ गई थी। पाथम बेहोश था। उसे दीवार की दूसरी तरफ पहुंचाने में खासी दुश्वारी पेश आई थी। फिर मैंने बारी बारी थाई और जानकी को भी दीवार पर खींच लिया। प्रसाद ने एक बार फिर बेहोश पाथम को कंधे पर लाद लिया। हम तारीकी में उस टीले पर दौड़ने लगे जिसकी दूसरी तरफ हमारी कार खड़ी थी। पाथम को पिछली सीट पर डाल दिया गया और जानकी, थाई उसके दाएं बाएं बैठ गई। प्रसाद मेरे बैठने से पहले ये स्टीयरिंग संभाल चुका था। फायरिंग की आवाजों में अब शिद्दत आ गई थी। ये महज इत्तेफाक था कि पुलिस किसी और पार्टी से भिड़ गई थी जिसका फायदा हमें पहुंचा था। अगर पुलिस को रास्ते में ये रुकावट पेश ना आती तो हमें इस तरह आसानी से उस बंगले से फरार होने का मौका न मिल सकता। प्रसाद कार को मुख्तलिफ समत में ले गया। इस वक्त सड़कों पर अगरचे सन्नाटा था, लेकिन प्रसाद कार को ऐसे रास्तों पर लिए जा रहा था जहां पुलिस की किसी गश्ती पार्टी से आमना सामना होने का कम खतरा था। तकरीबन आधे घंटे बाद हम किसी रुकावट के बगैर लीजा के बंगले पर पहुंच गए। पाथम को फौरन एक कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया गया। वो बिजली के झटकों से बेहोश हुआ था। इतना मैं जानता था कि जो शख्स बिजली के झटके या करंट लगने से बेहोश हुआ हो, उसे होश में लाने के लिए मुंह में पानी टपकाना या पानी के छींटे देना खतरनाक होता है। लीजा थाई के कहने पर पानी का गिलास ले आई, लेकिन मैंने उसे रोक दिया।
और पानी को पास हमसे दूर ही रखा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इसे होश में किस तरह लाया जाए। ज्यादा लंबी बेहोशी भी उसके लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। मैं फोन का रिसीवर उठाकर मास्टर उचन का नंबर मिलाने लगा। मुझे यकीन था कि वो जाग रहा होगा और मेरी तरफ से किसी रिपोर्ट का मुंतजिर होगा। कॉल पहली घंटी पर रिसीव कर ली गई। कामयाबी मुबारक हो लिटिल मास्टर। मास्टर उचन ने मेरी आवाज सुनते ही कहा, आपको कैसे पता चला कि हम कामयाब लौटे हैं? मेरे लहजे में हैरत थी। मुझे अभी इतला मिली है, मास्टर ने कहा। मेरे आदमी आसपास मौजूद थे। अगर वो पुलिस को ना उलझा लेते तो तुम लोगों को वहां से निकलने में कुछ दुश्वारी पेश आ सकती थी। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, तो वो मास्टर आपके आदमी थे जिन्होंने पुलिस को उलझा लिया था और हमें आसानी से निकलने का मौका मिल गया था। मैंने मास्टर उचन को बाथम के बारे में बताया तो उसने मशवरा दिया कि इसके साथ कोई हरकत ना की जाए। कुछ ही देर बाद वो खुद होश में आ जाएगा। मास्टर उचन ने ठीक ही कहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद प्रसाद होश में आ गया, मगर वो हमारी किसी बात का जवाब देने के लिए हुंकों की तरह हमारे चेहरे को तकता रहा। लगता था जैसे उसकी समात और गोयाई कुव्वतें सल्ब हो चुकी हों। इस वक्त भी उस पर दहशत सी तारी थी जिसके तासरात उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे, लेकिन चंद मिनट बाद उसके चेहरे के तासरात बदलने लगे। मेरा अंदेशा गलत निकला। बिजली के झटकों ने उसे तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन वक्ती तौर पर हवास जायल होने के सिवा उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और अब उसके हवास भी बहाल हो रहे थे, जिस पर मैंने इत्मीनान का सांस लिया। प्रसाद बाथम वाले कमरे में रह गया। जानकी और लीजा अब कमरे में चली गई थी और मैं थाई के साथ अपने कमरे में आ गया था। थाई अभी उसी लिबास में थी और मैं उसकी तरफ देखते हुए झिझक रहा था। इसमें शुबा नहीं कि वो लिबास बड़ा शर्मनाक था, लेकिन जिस मकसद के लिए हम जानकी और थाई को साथ लेकर गए थे उसके लिए ऐसा लिबास पहनना बहुत जरूरी था। इस लिबास ने उसके हुस्न और शबाब को नुमायां किया था और बंगले के मुहाफिज अपने फराइज और जिम्मेदारियां भूलकर बड़ी आसानी से उनके जाल में फंस गए थे। थाई ने बाथरूम में जाकर लिबास तब्दील कर लिया। अब उसने गुलाबी रंग की नाइटी पहन ली थी और मेरे ख्याल में इसका शबे ख्वाबी का ये लिबास भी खासा खतरनाक था। मैं बेड के सामने कुर्सी पर बैठा उसी की तरफ देख रहा था। बंगले में दाखिल होने से पहले हमने तय किया था कि 15 मिनट में तुम हमें सिग्नल दोगे, लेकिन सिग्नल नहीं मिला तो मुझे परेशानी होने लगी और उन कमबख्तों ने हमें मौका ही नहीं दिया। थाई ने बात काटते हुए कहा, हमने गेट खटखटाया तो एक आदमी बाहर निकला था। मैंने उसे बताया कि हम सैरो तफरी के लिए यहाँ आए हैं। इस इलाके में वाकई एक बंगले में रिहाइश पजीर है। इस वक्त फिल्म देखकर वापस आ रहे हैं, लेकिन अपना बंगला भूल गए हैं। अगर वो हमें इजाजत दें तो हम यहाँ से फोन कर लें। वो शख्स चलने में हमें देखता रहा, फिर उसने अंदर से अपने एक साथी को बुला लिया। आपस में सरगोशी में कोई बात की और वो हमें अंदर ले गए। हाल में दाखिल होते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। हमने बताया खौफजदा होने की अदाकारी की, लेकिन जब उन्होंने छेड़छाड़ शुरू की तो हमने कोई मुजाहमत भी नहीं की। इसी दौरान में उनका एक और साथी भी कहीं से आ गया। उनकी बातों से मैंने अंदाजा लगा लिया कि इस इमारत में कोई तय खाना भी है और बाथम उसी तय खाने में है और किसी मामले में उसकी जबान खुलवाने की कोशिश की जा रही है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, हम उन्हें मौका दे रहे थे। हौसला अफजाई पाकर उनकी दस्त दराजियां बढ़ती गई और इस तरह मुझे या जानकी को कोई सिग्नल देने का मौका नहीं मिल सका। वैसे मुझे यकीन था कि देर हो जाने की सूरत में तुम लोग अंदर जरूर आओगे और फिर बाहर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनकर मैं समझ गई कि तुम में से कोई इस तरफ पहुंच चुका है। एक आदमी बाहर चला गया। मैं पूरी तवज्जो बाहर की तरफ मबजूल रखे हुए थी। मैंने कुछ आवाजें सुनी थी, फिर यूं लगा जैसे किसी को घसीटा जा रहा हो। उन दोनों आदमियों में से कोई भी उन आवाजों पर तवज्जो नहीं दे सका, क्योंकि उनकी सारी तवज्जो तो हमारी तरफ थी। लगता था जैसे जिंदगी में पहली मर्तबा उन्हें किसी औरत के इतना करीब होने का मौका मिला हो और वो इससे पूरा फायदा उठाने की कोशिश में थे। फिर जब मैंने तुम्हें बरामदे वाले दरवाजे से झांकते देखा तो मैं समझ गई कि बाहर वो आवाजें कैसी थी। अगर हम अंदर दाखिल ना होते तो जानती हो वो लोग तुम दोनों का क्या असर करते। मैंने थाई के खामोश होने पर उसे देखते हुए कहा, आज रात सूरत वो नहीं थी जो उस रात कांटे में पेश आई थी। थाई ने कहा। मैं चलने में खामोश रहा। फिर हम पाथम के हवाले से पैदा होने वाली सूरत पर तबादला ख्याल करने लगे। बैंकॉक में उस गाड़ी के जरिए पुलिस का पाथम के वर्कशॉप तक पहुंच जाना वाकई ही खतरनाक था और फिर यहाँ की पुलिस को भी ये तस्दीक हो गई थी कि पाथम वही है जो बैंकॉक पुलिस को पेड्रो के भाई के कत्ल के इल्जाम में मतलूब है। पाथम ने यहाँ पुलिस के तशद्दुद के सामने जबान नहीं खोली थी। पुलिस अभी तक ये मालूम नहीं कर सकी थी कि पाथम से मेरा कोई ताल्लुक है, लेकिन मैं समझता था कि पुलिस इतनी बेवकूफ भी नहीं थी। इस महकमे में भी बड़े बड़े ज़हीन दिमाग मौजूद हैं। वो 2+2 का नतीजा अखज़ करने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। और फिर आज यहाँ जो कुछ हुआ था वो कोई मामूली बात नहीं थी। हम पाथम को पुलिस के खुफिया हुकूमत खाने से निकाल लाए थे और 5 पुलिस वाले हमारे हाथों मारे गए थे, जिनमें स्पेशल पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी मौजूद था। मुकामी पुलिस ये भी जानती थी कि मैं और मास्टर उचन अभी कुंचन बोरी ही में मौजूद हैं। मुकामी पुलिस अगरचे पाथम और हमारे दरमियान कोई ताल्लुक तलाश नहीं कर सकी थी, लेकिन बैंकॉक पुलिस से तफसीलात हासिल होने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचने में देर नहीं लगाएंगे कि इस कार्रवाई में हमारा हाथ हो सकता है।